गवर्नड होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजन से। ये एक्ट इंडिपेंडेंस से पहले आया था इन द ईयर 1872, और अभी भी ये एप्लीकेबल है। और ये एक्ट सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट हुआ था, सेक्शन 28 उसका अमेंडमेंट हुआ था। बाकी पूरा ही एक्ट सेम टू सेम है। सिर्फ कुछ सेक्शंस रिपील किए गए हैं, पार्टनरशिप के प्रोविजंस और कुछ एंसिलरी प्रोविजंस, बट वो हमें अभी कंसिडर नहीं करना है। पार्टनरशिप पोर्शंस, एजेंसी पोर्शंस, वो अभी आप लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है। तो हम क्लैट के लिए सिर्फ हम लोगों को बेसिक समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो समझना पड़ेगा। उन इंग्रेडिएंट्स को ठीक से समझना पड़ेगा कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है और कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, और कॉन्ट्रैक्ट कब तोड़ा जा सकता है, मतलब ब्रेक कैसे कर सकते हैं, जिसको हम लोग ब्रीच बोलते हैं। BREACH, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये रहा हम लोग का मतलब रोड मैप रहेगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए। और कुछ एंसिलरी पोर्शंस भी हम लोग बताएंगे आपको। तो नोट्स बनाते रहना। बट मेन जो गवर्निंग लेजिस्लेशन है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप लोग चाहे तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं प्रोविजंस। याद नहीं करना है प्रोविजंस, समझना है प्रोविजंस को। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे एक बुक का चैप्टर होता है, बहुत सारे चैप्टर्स, वैसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। बट हम लोग सिर्फ कुछ चैप्टर्स से ही डील करेंगे। तो पहला चैप्टर होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब हम लोग कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं, मतलब क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। सेकेंड चैप्टर है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड अग्रीमेंट्स। अब लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड अग्रीमेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस है, वो आपको समझाया जाएगा बाद में। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स सेक्शन 30 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर है चैप्टर 3 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। चैप्टर 3 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर आता है चैप्टर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब हम कैसे परफॉर्म करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिए हैं बट परफॉर्मेंस कैसे होगा, वो जो ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो कैसे फुलफिल करेंगे। फिर बहुत सारे चैप्टर्स और भी है बट वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। तो वी विल रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू टिल चैप्टर 5। तो स्टार्ट करते हैं मतलब बेसिक से एकदम। तो मुझे चैट बॉक्स या फिर अनम्यूट करके बताइए कि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप लोगों को क्या समझ में आता है पहले। चैट पे बोलिए या फिर अनम्यूट करके भी बोल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, आप लोग कैसे सोचते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। डील बिटवीन टू पार्टीज। अच्छा, बाकी सब भी बोलिए। अग्रीमेंट, ठीक है मिलिंद। और बाकी सब भी टाइप कीजिए, कोई भी आंसर गलत नहीं है। एमओयू, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बट ठीक है। बाकी सब भी बोलिए। ठीक है, तो एग्रीमेंट, मिलिंद ने अग्रीमेंट बोला है और अनुराग ने बोला है डील बिटवीन टू पार्टीज। ये
फुल एकदम आंसर नहीं है, बट ये, अच्छा मनीष ने लिखा है अग्रीमेंट विद म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है। आ, तो ये सब मतलब कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को आप लोग बोल रहे हो, बट ये पूरा एकदम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और एक आंसर मुझे बोलिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब रिटर्न होना जरूरी है क्या? कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न, या फिर ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है? ये टाइप करके बताइए, या फिर अनम्यूट भी कर सकते हैं। इट कैन बी ओरल। मिलियन बोल रहा है इट कैन बी ओरल। बाकी सब क्या सोच रहे हैं? ओरल या रिटर्न या फिर दोनों? कैसे हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म? गौरी बोल रहा है रिटर्न एंड ओरल बोथ। ठीक है, और बाकी सब? रिटर्न होगा तो एज अ प्रूफ वर्क करेगा। ठीक है। हाँ, तो सही जवाब दे रहे हो आप लोग कि एक कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न और ओरल हो सकता है। बट अनुराग का जो पॉइंट है कि रिटर्न होगा तो प्रूफ हिसाब से वर्क करेगा। रिटर्न तो प्रूफ के जैसा वर्क भी कर सकता है, बट ओरल भी मतलब तुम प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ मतलब बाय कंडक्ट, मतलब आप लोग कैसे बिहेव कर रहे थे, आप लोग का इंटेंशन था या नहीं। तो यहाँ पे इंटेंशन बहुत काम आता है कि ओरल ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स प्रूव करने के लिए क्या आप लोग इंटेंट कर रहे थे क्या ये ऑब्लिगेशन लेने के लिए। अगर यस, देन ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्सिएबल है। अगर नो तो नहीं होगा। हाँ गौतम, अभी आता है अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस पे। तो हम लोग एक, तो कंक्लूजन ये रहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि रिटर्न ही होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है। दोन, क्योंकि आप लोग देखिए, आप लोग कभी भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस में ट्रैवल करते हो, तो आप लोग कहीं पे भी मतलब लिखते नहीं हो कि मैं इस डेस्टिनेशन पे जाऊंगा, इसलिए मुझे इतना पैसा चार्ज करने को मिलेगा, राइट? आप लोग नहीं लिखते हो, राइट, कहीं पे भी। तो वैसे ही वो एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट है। वहां पे कोई लिखा नहीं है कि मैं इस डेस्टिनेशन पे जाऊंगा, इसके बदले में 10 रुपए या फिर जितना भी वो रेंट है वो चाहिए होगा। बट वो एक टाइप का भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसे ओरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हाँ। और मतलब अब ये प्रूफ कैसे करोगे, राइट, कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट है? अब देखो, तुमने बस में उठा इसलिए कि तुम्हें कोई डेस्टिनेशन पे जाना है, राइट? तो तुम्हारा इंटेंशन था कि तुम्हें कोई डेस्टिनेशन पे जाना है। और ये मतलब प्रैक्टिस है ना कि तुम्हें अगर कोई बस में जाते हो तो तुम्हें कोई रेंट भी देना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए वो एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट आपस में हो गया है। अनुराग पूछ रहा है कि बट ओरल कॉन्ट्रैक्ट कोई भी डिनाई कर सकता है। हाँ, डिनाई तो वर्बली कर सकता है, बट थ्रू कंडक्ट एंड थ्रू इंटेंशन हम लोग समझ सकते हैं कि ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने वाले थे। और अगर वो डिनाई करता है तो उसको हम ब्रीच बोलेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस है कि ब्रीच होने पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज या फिर क्या क्या सर्विस मिलेगा दूसरे साइड को। बट वो हम बाद में देखेंगे। बट ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी प्रूफ किया जा सकता है और रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी प्रूफ किया जा सकता है। तो अब आते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, मतलब इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है। तो वो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं टाइप कर रहा हूँ। सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशन दिया है कॉन्ट्रैक्ट का कि एनी अग्रीमेंट which is enforceable by law is a contract. Any agreement
which is enforceable by law is a contract। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग हो गए ना यहाँ पे। एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ से। मैं टाइप कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब ये समझना पड़ेगा आपको कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या होता है। देखो, दोनों लोग दोनों लोग कुछ अग्री कर सकते हैं, बट उन लोगों का इंटेंशन कुछ अलग हो सकता है कि मुझे कुछ कोई सू नहीं करेगा। सपोज तुम्हारे दोस्त को बोल रहे हो कि आज मतलब 23rd में तुम लोग कहीं पे भी मीट करोगे, ठीक है। और तुम्हारा दोस्त नहीं आया 23rd में को उस डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे क्या अग्रीमेंट था? यस और नो टाइप करो। मैं रिपीट करता हूँ, तुम्हारे दोस्त को बोल रहे हो 23rd में एक डेस्टिनेशन पे आ जाओ, हम लोग मिलेंगे। 23rd में आ गया, तो 23rd में आ गया, तुम्हारा दोस्त नहीं आया। तो ये क्या अग्रीमेंट था तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के अंदर? सब नो लिख रहे हैं। अनुराग यस लिखा। अनुराग रीजन क्या है, बोल सकते हो, टाइप कर सकते हो, जो भी। अनुराग टाइप कर सकते हो क्या, रीजन? हाँ, तो मतलब देखो, यही कॉन्ट्रैक्ट, अगर अब देखो तुम्हारा वो दोस्त नहीं आया और कोर्ट में तुम अगर कोर्ट में आज जाओगे और बोलोगे कि एनफोर्स करो, कोर्ट को, जज साहब को बोलोगे कि ये एनफोर्स करो कि मेरा दोस्त नहीं आया तो मुझे कॉम्पेंसेशन दो पैसों से। तो तुम्हें क्या ये लॉजिकल लगता है? यस और नो लिखो चैट पे। कि अगर तुम्हारा दोस्त नहीं आया तो क्या तुम कोर्ट में ये आर्ग्यू कर सकते हो कि मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए क्योंकि तुम्हारा दोस्त मिलने नहीं आया तुम्हें? हाँ, तो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, बट अग्रीमेंट था इसमें, इस सिचुएशन में। क्योंकि तुम और तुम्हारे दोस्त ने अग्री किया था एक दिन मिलने को, यहाँ पे अग्रीमेंट था। बट यहाँ पे एनफोर्सेबल बाय लॉ वो पार्ट नहीं था कि लॉ के अंदर तुम ये एनफोर्स नहीं कर सकते हो। ये एनफोर्स वर्ड का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनफोर्स आप लोगों को बाद में बहुत सारे स्टैट्यूट्स में भी मिलेगा, लेजिस्लेशंस में भी मिलेगा ये एनफोर्स। एनफोर्स मतलब एक काम हो रहा है, तो उसके लॉ के सहारे आप लोग वो काम करवा करवाने के लिए फोर्स कर रहे हो किसी तरह से। मतलब लॉ उसको फोर्स कर रहा है करने के लिए। नहीं तो कोई भी कुछ नहीं करेगा इस दुनिया में। कि लॉ का, इसको बोलते हैं लॉ का कोअर्सिव इफेक्ट। इसको लॉ का कोअर्सिव इफेक्ट बोला जाता है कि तुम लॉ को हेल्प ले रहे हो ये फोर्स करने के लिए। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो अभी। ये कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है अकॉर्ड इन इंडिया। कोई भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हो या फिर अनम्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बट अग्रीमेंट भी क्या होता है, वो तो इम्पोर्टेंट है ना।
कि अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम लोग एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब समझ लिया, बट अग्रीमेंट का क्या इम्पोर्टेंट, अग्रीमेंट शब्द का मतलब क्या है? तो अग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज ई में डिफाइंड हुआ है। सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है अग्रीमेंट का मतलब, कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस, every promise and every set of promise forming consideration for each other is an agreement। तो ये बहुत हो इम्पोर्टेंट है कि प्रॉमिस, वो वाले एग्जाम्पल को सोचो कि तुम तुम्हारे दोस्त को बोल रहे हो कि 23rd में मिलो, वो तुम्हें प्रॉमिस कर रहा है कि वो आएगा। हाँ, तो ये एक प्रॉमिस हुआ ना कि वो तुमको बोल रहा है कि वो आएगा, ये प्रॉमिस हो गया है। तुम भी वो और जब अग्री कर रहा है, तुम भी अग्री कर रहे हो कि ये डेस्टिनेशन और ये टाइम पे हम मिलेंगे, तो ये भी तुम्हारे साइड से प्रॉमिस हो गया। तो इस प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब ये जो सेट ऑफ प्रॉमिस हुआ फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब वो अगर अग्री कर रहा है आने के लिए, तो तुम डेस्टिनेशन और टाइमिंग बोल रहे हो ना, तो तुम भी कुछ बदले में बोल रहे हो। तो ये हो गया कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, इज एन अग्रीमेंट। समझ में आया ये? यस और नो लिखो। अग्रीमेंट का डेफिनेशन, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस भी हो सकता है और बहुत सारे प्रोमिस भी हो सकता है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ऑफर सुनने के बाद, वो हो गया अग्रीमेंट। बट ध्यान रखना, इसमें लॉ का कहीं भी कोई हाथ नहीं है। मतलब लॉ आके यहाँ पे तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता कि मिलने आओ यहाँ पे इस दिन पे, वो नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन ऑफ पार्टीज, इंटेंशन ऑफ पार्टीज नहीं था यहाँ पे कि हम लोग एनफोर्सेबल बाय लॉ करें इसको। तो हो गया हमारा अग्रीमेंट और प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। तो अब मैं कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ। ये मतलब अक्रॉस जुरिस्डिक्शंस, अक्रॉस सारे कंट्रीज, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर एक एक क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जाएंगे। तो हेडिंग कीजिए, यहीं पे भी लिख रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पहले लिख लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ, सारे एक्सप्लेन करूंगा। पहला हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फिर आता है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन। फिर आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, पार्टीज का मतलब यहाँ पे जो जो पार्टियां है, मतलब जो जो इंडिविजुअल है या ग्रुप्स है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको हम पार्टीज बोलते हैं कमर्शियल सेंस में। फिर आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। फिर आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। स्पेलिंग गलत है ऑब्लिगेशन का, वो ठीक कर लीजिएगा।
ये रहा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल। ये हो गया आप लोगों का मतलब ब्रॉडली इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको ऑलवेज फॉलो करना पड़ेगा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी ढूंढने के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज वैलिड होगा अगर ये सारी चीज प्रेजेंट है, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आप सब लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑल्सो एक क्वेश्चन था आप लोगों से कि एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए कितने पार्टीज होना चाहिए? कितने पार्टीज होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए? मोर देन वन? मिनिमम टू। दो से ज्यादा जितने भी आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहते हो सकता है। मोर देन टू। हाँ। तो आप लोगों ने नोट कर लिया? यस और नो लिखिए, टाइप कीजिए। ठीक है। तो आज हम सिर्फ फोकस करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर। ठीक है। ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। इसके ऊपर ही बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड करते हैं कि ये एनफोर्स होगा या नहीं होगा, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो आप लोगों को बेसिक समझना पड़ेगा कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है क्या। ऑफर मतलब जो हम नॉर्मल सेंस में समझते हैं कि कोई किसी को कोई प्रपोजल दे रहा है। ठीक है। कि वो वाले एग्जाम्पल पे फिर जाते हैं कि तुम तुम्हारे दोस्त को कॉल करते हो और बोलते हो कि कल 23rd मई को हम XYZ डेस्टिनेशन पे मिलेंगे। तो ये हो गया ऑफर। ठीक है। आप लोगों को ऑफर का डेफिनेशन मिलेगा सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में। सेक्शन 3 बोल रहा है द कम्युनिकेशन ऑफ proposals, द एक्सेप्टेंस ऑफ proposals and the revocation of proposals and acceptances respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance, or which has the effect of communicating to it। अब देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आप लोगों को, बट कुछ उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो पहले आप लोगों को तो समझना पड़ेगा कि ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के पहले ये कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन। आप लोग बोल सकते हैं ये कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब डिस्कशन। गौतम डिस्कशन बोल रहा है, और भी लोग बोलिए, टाइप कीजिए। अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज। अच्छा। और टॉक अबाउट द ऑफर। ठीक है। तो अब आप लोग मतलब क्लोज है बहुत ही, बट ये थोड़ा मतलब नुआंस्ड है, मतलब थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो पहले हम ऑफर समझेंगे फिर एक्सेप्टेंस समझेंगे। अब ऑफर जो है, तुम तुम्हारे दोस्त को बोल रहे हो कि 23rd में आ जाओ, ये एक ऑफर है। तो अब कम्युनिकेट कैसे करोगे? मतलब अब तो मतलब वर्चुअल है सब। तो तुम फोन करते हो, उसको बोलते हो कि ये तुम्हारा जो ऑफर है तुम उसको बोलते हो। ठीक है। तो ये जो बोलने का तरीका हुआ या फिर बोलने का मतलब मीडियम जो हुआ वो होता है कम्युनिकेशन। ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी सोचो कि तुम फोन कर रहे हो और मतलब तुम्हारा फोन का बैटरी
मतलब डाइज, ठीक है, तो तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया बीच में, या फिर कोई कनेक्टिविटी इशू हो गया, या फिर दूसरे साइड में तुम्हारा दोस्त फोन मतलब रिसीव किया बट सुनाई नहीं दिया, तो फिर क्या ये ऑफर मतलब वैलिड है? येस और नो टाइप करो। मैं रिपीट करता हूँ कि तुमने तुम्हारे दोस्त को कॉल किया, और मतलब तुमने तुम्हारे ऑफर को बोल रहे हो कि कल मिलना है 23 मई को, और कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू हो गया उसके साइड से, बट तुम यहाँ पे बोले जा रहे हो, तो क्या ये वैलिड ऑफर होगा? येस और नो बोलो। सब नो बोल रहे हैं। नो। अच्छा। हाँ, तो मतलब क्यों नो बोल रहे हो? क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन था? क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ था क्या? येस और नो लिखो। क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ था? हाँ, यही वन साइडेड, कि उसको सुनाई नहीं दिया, तो ऑफर कैसे हो सकता है? हाँ, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं था, बिकॉज कंडीशन बाद में। हाँ, तो यही है, हो गया कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस। कि अगर तुम्हें कोई ऑफर मतलब वैलिड होना है, तो फर्स्ट तुम्हें देखना पड़ेगा कि दूसरा साइड सुना है कि नहीं। अगर नहीं सुना तो उसे पता कैसे चलेगा कि एक वैलिड ऑफर हुआ है, कि तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है, तो उसे सुनाई दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑफर एंड कम्युनिकेशन। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? कोई क्वेश्चन है? टाइप कर सकते हो। हाँ हाँ, बोलो। ओ अच्छा, नो। ठीक है, तो अब ये हो गया ऑफर एंड कम्युनिकेशन। अब थोड़ा और मतलब आगे जाता है, कि अगर वो दूसरा तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि अगर नहीं नहीं उसे कोई काम है, वो 23 मई को नहीं मिलेगा, वो 26 मई को मिलेगा। ठीक है, वो फोन पे ही है। तुम्हारे दोस्त फोन पे ही है। तुमने पहले बोला कि 23 मई को है, तो 23 मई को तुम मिलना चाहते हो, और तुम्हारे दोस्त ने बोला कि मुझे होमवर्क करना है, तो क्या हम 26 मई को मिल सकता है, तुम्हारे दोस्त। तो ये क्या हो गया? ये क्या एक्सेप्टेंस हो गया, या फिर काउंटर ऑफर हो गया? काउंटर ऑफर सिद्धू बोल रहा है। बाकी सबको क्या लगता है? काउंटर ऑफर। अच्छा। हाँ, तो ये होता है काउंटर ऑफर, कि मतलब तुम्हें जो ऑफर दिया गया है, तुम उससे खुश नहीं हो, तुम्हें कुछ और चाहिए, तो इसलिए तो तुम भी कुछ अलग पूछ लेते हो। तो ये हो गया काउंटर ऑफर। ये अलग ऑफर नहीं होता है, क्योंकि ऑफर तो पहला आदमी ने स्टार्ट किया था, तो तुम उसके बदले में रिप्लाई दे रहे हो। ये रिप्लाई को हम काउंटर ऑफर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है। अगर जो पहला आदमी जो ऑफर दिया, उसको ही तुम रिपीट करते हो, कि तुम बोल रहे हो कि 23 मई को मिलना है, और तुम्हारा दोस्त भी बोल रहा है कि मुझे 23 मई को ही मिलना है, तो ये काउंटर ऑफर नहीं होगा। क्योंकि पहला और पहला ऑफर और सेकंड ऑफर जो है वो सेम ही है, तो अलग तो कुछ नहीं है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ऑफर, काउंटर ऑफर के लिए। द काउंटर ऑफर मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम द ओरिजिनल ऑफर। सेम होगा तो एक ऑफर ही कहलाएगा, वो कोई अलग टर्म नहीं हो जाएगा। तो इसलिए इस सिचुएशन में तुम अगर बोल रहे हो कि 23 मई को मिलना है, और तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि नहीं मुझे होमवर्क है, या फिर कुछ और काम है, मुझे 26 मई को मिलना है, तो ये हो गया काउंटर ऑफर। ये मटेरियली डिफरेंट है काउंटर ओरिजिनल ऑफर के साथ। मटेरियली डिफरेंट। समझ आ गया काउंटर ऑफर?
कोई क्वेश्चन है? यस नो, यस नो बोलो, कुछ क्वेश्चन है या नहीं? ठीक है, तो काउंटर ऑफर हो गया। तो हम लोग क्या देखे? ऑफर, कम्युनिकेशन और काउंटर ऑफर। अब आता है एक्सेप्टेंस के ऊपर। ये बहुत सिंपल है अब, कि तुम, वो वही इलस्ट्रेशन पे आते हैं कि तुम फोन कर रहे हो, 23rd में को मिलना है, और तुम्हारा दोस्त एकदम अग्री कर जाता है कि हाँ 22nd में इस टाइमिंग पे ही मिलना है। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये हो गया एक्सेप्टेंस। अब सोचो, तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि वो 23rd में को ही मिलेगा, तुम जो कंडीशन दिए हो। और इधर तुम्हारा कोई मतलब टेक्निकल इशू हो गया कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि वो बोल रहा है, तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगा? यस और नो लिखो। बाकी सब भी पार्टिसिपेट करो। नहीं, यहाँ पे भी पहला इलस्ट्रेशन जैसा एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा, क्योंकि बीच में उसका उसको सुना ही नहीं दिया, वो एक्सेप्टेंस हुआ। तो इसलिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों में ही कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस है, कि अगर ठीक से कम्युनिकेट नहीं हुआ तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों ही वैलिड नहीं होगा। ये रूल आपको सेक्शन 4 के अंडर मिलेगा, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द कम्युनिकेशन ऑफ अ proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। यहाँ पे नॉलेज शब्द का मतलब है कि उसको पता चल रहा है कि तुम एक ऑफर कर रहे हो या फिर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, तुम्हारा दोस्त अगर, मतलब तुम बोल रहे हो कि 23rd में को मिलना है, और तुम्हारा दोस्त मतलब वो अग्री करता है, और मतलब फोन रख देता है, वो तुम्हें नहीं बोलता है कि उसे मतलब आना है 23rd में को। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? यस और नो। तुम तुम्हारे दोस्त को बोल रहे हो कि 23rd में मिलना है, और वो मतलब फोन बंद काट देता है, बट वो खुद अग्री करता है कि वो आएगा। उसे मतलब वो खुद अग्री करता है, बट वो नहीं बोलता तुम्हें कि 23rd में उसको आना है। तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगा? क्यों नहीं होगा? रीजन क्या मिसिंग है इसमें? मिसिंग क्या है इसमें? वैलिड एक्सेप्टेंस क्यों नहीं होगा? कम्युनिकेशन मिसिंग है, प्रॉपर कॉन्वर्सेशन नहीं, कम्युनिकेशन, टेक्निकल वर्ड यूज करो। यहाँ पे नॉलेज मिसिंग है। हाँ मिलिन, कम्युनिकेशन, नॉलेज मिसिंग है। तो उसे पता नहीं चला कि वो अग्री किया या डिसअग्री किया। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ना कि वो अगर डिसअग्री कर रहा है कि नहीं डिसअग्री कर रहा है। इसलिए मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है, इसीलिए हम इसको वैलिड कम्युनिकेशन भी, वैलिड एक्सेप्टेंस भी नहीं बोलेंगे। सिमिलरली ऑफर के जैसा भी, तुम ऑफर कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त ने एक काउंटर ऑफर किया, बट काउंटर ऑफर वो मनी मन रख दिया, तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया कि उसका कोई अलग कंडीशंस है। तो ये मतलब वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? कोई भी क्वेश्चन है? यस और नो लिख सकते हो। क्लियर है, ठीक है। तो अब एक इम्पोर्टेंट रूल आपको समझना पड़ेगा इस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है? तो एक दो टर्म्स है, एक है प्रोपोजर और एक है एक्सेप्टर। प्रोपोजर एंड एक्सेप्टर। प्रोपोजर कौन होता है? गेस कर सकते हो क्या? प्रोपोजर कौन हो सकता है? मतलब हमारे वाले जो इंसिडेंट मैंने बोला, कि तुम तुम्हारे दोस्त को बोल रहे हो 23rd में आने के लिए, तो प्रोपोजर कौन होता है यहाँ पे?
हाँ, ऑफर करने वाला। जो प्रोपोज करता है उसे हम प्रोपोजर बोलते हैं। और एक्सेप्टर कौन होता है? जो एक्सेप्ट करता है ऑफर। ठीक है। तो इसे एक्सेप्टर बोलता है। तो ये दो टर्म्स है, ये एक ख्याल रखना। तो अब एक इम्पोर्टेंट मतलब रूल आपको समझना पड़ेगा कि ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। व्हेन इज द कम्युनिकेशन कंप्लीट? कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? तो अब देखो, ये 1872 का एक्ट है। तब तो मतलब टेलीफोन वगैरह कुछ था नहीं। तो मतलब लोग चिट्ठी लिखते थे। ठीक है। तो अब एक चिट्ठी के एग्जाम्पल से ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो मतलब सोचो कि तुम्हारे दोस्त को बोल रहे हो कि मतलब एक हफ्ता बाद तुम लोग को मिलना है। तो तुम एक चिट्ठी चिट्ठी भेज रहे हो। ठीक है। तुम पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप कर रहे हो वो चिट्ठी कि मिलना है तुमको। और वो पहुंचता है 3 दिन बाद। ठीक है। ध्यान से सुनना ये इलस्ट्रेशन। तुम एक पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी ड्रॉप करते हो, और वो चिट्ठी मतलब 3 दिन बाद मतलब रीच करता है तुम्हारे दोस्त को। और मतलब उसे मंजूर है कि एक हफ्ते बाद ही मिलना है। वो भी मतलब पोस्ट बॉक्स में जाके वो एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर देता है। ठीक है। और मतलब 2 दिन बाद तुम्हें पता चलता है कि उसने अग्री किया है, और एक हफ्ते बाद तुम लोग मिल रहे हो। ठीक है। अब मुझे ये बोलो, ये एक्सेप्टेंस कहाँ पे कंप्लीट हुआ? ये एक्सेप्टेंस, ऑफर का एक्सेप्टेंस कहाँ पे कंप्लीट हुआ? जब वो लेटर चिट्ठी में गया, या फिर जब तुम्हारे दोस्त ने वो चिट्ठी को पढ़ा? कहाँ पे? क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो वो पहले बोलो। क्वेश्चन क्लियर है? जब चिट्ठी पढ़ा, जब वो पढ़ा। अच्छा। जब सेकंड पार्टी ने पढ़ा। लेटर रिसीव करने के बाद। हाँ। व्हेन ऑफरर गेट्स बैक द लेटर। अच्छा। व्हेन ऑफरर गेट्स बैक द लेटर। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा ट्रिक है। कुछ केसेस भी है यहाँ पे। बट तुम्हारे क्लैट में उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन होता है। ठीक है। और तुम्हारे वो इलस्ट्रेशंस में भी, एग्जाम पेपर्स में भी दो टाइप का सिचुएशंस होता है। एक मतलब क्वेश्चन में तुम्हें बोल देगा कि कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब जब तुम्हारा चिट्ठी जा रहा है, मतलब एक सिचुएशन हो सकता है कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया जब तुम पोस्ट बॉक्स में जाके वो चिट्ठी मतलब ड्रॉप कर रहे हो, मतलब दूसरा साइड ड्रॉप कर रहा है कि उसे मतलब मंजूर है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मतलब तुम्हारा दोस्त आके सिर्फ एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप कर देगा और उसका काम खत्म, कि ये हो गया एक्सेप्टेंस उसके साइड से। और एक पॉसिबिलिटी और हो सकता है कि जब ओरिजिनल ऑफरर तुम्हारा चिट्ठी खोल के पढ़े, मतलब नॉलेज नॉलेज में आता है ऑफरर के। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट दोनों एक साथ तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं रहेगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट, कि कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में जब है, मतलब तुम्हारा दोस्त आता है, चिट्ठी एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर देता है पोस्ट बॉक्स में, और मतलब उसका काम खत्म। हाँ, कि वो एक्सेप्ट हो गया बाय डिफॉल्ट। और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जब ओरिजिनल ऑफरर का नॉलेज में आता है एक्सेप्टेंस, उस टाइम पे एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन है? दोनों सिचुएशंस क्लियर है? सब टाइप किए कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है एक। यस, ठीक है।
तो ये हो गया तो एक्सेप्टेंस का बात। अब आता है रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब पता है आप लोगों को? किसी को भी पता है तो टाइप कीजिए। रेवोकेशन का सिंपल मतलब है कैंसिल। रिजेक्शन, हाँ अनुराग, रिजेक्शन। ये मतलब कि तुम एक ये मतलब सोचो इलस्ट्रेशन पुराने वाला है कि तुम तुम्हारे दोस्त को बोल रहे हो कि चिट्ठी लिख रहे हो कि 7 दिन बाद तुम दोनों को मिलना है। तुम मतलब पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी दे रहे हो। वो चिट्ठी जाके 3 दिन बाद पहुंचता है तुम्हारे दोस्त के पास। तुम्हारा दोस्त भी एक्सेप्ट करता है और वो मतलब लिख, और ये मतलब चिट्ठी 3 दिन बाद पहुंचेगा मतलब ओरिजिनल ऑफरर के पास। बट तुम्हारे दोस्त को मतलब वो चिट्ठी लिखता है सुबह को, शाम तक उसे पता चलता है कि उसको कोई काम है उस दिन। अब देखो, वो जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो 3 दिन में पहुंचेगा। तो अगर वो कोई स्पीड पोस्ट करता है, 1 दिन के अंदर पहुंच जाता है कि नहीं मैं मिल नहीं पाऊंगा, तो क्या वो वैलिड रिजेक्शन होगा या फिर वो वैलिड रेवोकेशन होगा ऑफर का? क्या लगता है आप लोगों को? क्वेश्चन क्लियर है? पहले ये बोलिए, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनिए। तुम तुम्हारे दोस्त को बोल रहे हो कि 7 दिन बाद मिलना है, इसलिए तुम एक चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में देते हो और वो चिट्ठी 3 दिन बाद तुम्हारे दोस्त के पास पहुंचता है। तुम्हारा दोस्त अग्री करता है और वो एक एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट बॉक्स में डालता है, और ये चिट्ठी 3 दिन बाद पहुंचेगा तुम्हारे पास। एक्सेप्टेंस लेटर 3 दिन बाद पहुंचेगा। अब तुम्हारा दोस्त ये लेटर सुबह को लिखता है और मतलब शाम तक उसे पता चलता है कि उसके पास कोई अर्जेंट काम है तो वो मिल नहीं पाएगा तुम्हारे साथ। तो वो क्या करता है, एक स्पीड पोस्ट लिखता है कि मैं आ नहीं पाऊंगा इस दिन, और वो 1 दिन के अंदर तुम्हारे पास पहुंच जाता है। तो मेरा सवाल है कि ये क्या रिजेक्शन वैलिड है या फिर ये रेवोकेशन ऑफ ऑफर क्या वैलिड है? यस या नो? क्वेश्चन क्लियर हुआ अब? मिलिंद वैलिड बोल रहा है। बाकी सब भी सोचो, टाइम लो, सोच के बताओ। यस। अब रीजन क्या हो सकता है, वो भी लिखो कोई। जब लॉ पढ़ोगे तब कभी भी यस और नो मतलब ऐसे ही मत लिखना, ऑलवेज रीजंस बताना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी अग्री कर सकते हैं बट हम लोग का रीजंस कंप्लीटली अलग हो सकता है, तो इसलिए। मिलिंद नॉलेज बोल रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे जो है रेवोकेशन, वो 1 दिन के अंदर पहुंचता है बिफोर द एक्सेप्टेंस लेटर इज विद द ऑफरर। क्योंकि मैंने इलस्ट्रेशन में क्या बताया था, एक्सेप्टेंस लेटर डिलीवर होने में 3 दिन लगेगा। बट तुम्हारा दोस्त चालाकी करके स्पीड पोस्ट करता है, 1 दिन के अंदर वो लेटर पहुंच जाता है रिजेक्शन वाला। तो तुम्हारे पास कौन सा लेटर पहले आता है, रिजेक्शन वाला लेटर या फिर एक्सेप्टेंस वाला लेटर, कौन सा पहले आता है? टाइप करो चैट में। कौन सा लेटर तुम्हारे पास पहले आता है, रिजेक्शन लेटर या फिर एक्सेप्टेंस लेटर? हाँ, रिजेक्शन लेटर। तो तुम्हें नॉलेज क्या हुआ कि रिजेक्ट कर दिया ये। अब 3 दिन बाद तुम भूल गए हो और एक्सेप्टेंस लेटर आता है, तो क्या वो तुमको अफेक्ट करेगा? यस और नो? क्या वो एक्सेप्टेंस लेटर जो 3 दिन बाद आ रहा है, क्या वो तुमको अफेक्ट करेगा? क्यों अफेक्ट करेगा? करेक्ट। रिजेक्शन लेटर तो पहले ही आ गया है तुम्हारे पास, तो एक्सेप्टेंस लेटर का कोई वैलिडिटी नहीं रहा अब।
ठीक है, समझ गए ये? तुम्हारे पास जो पहले आएगा, जो लेटर पहले आएगा, उसी को ही फाइनल समझना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद कोई भी लेटर आएगा तो उससे तुम्हें कोई लेन देन नहीं। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन लेटर आ गया, ये तुम्हें फाइनल है। 3 दिन बाद जो एक्सेप्टेंस लेटर आता है उसका कोई वैलिडिटी नहीं, क्योंकि वो रिवोक कर दिया है ऑफर तुम्हारा। समझ आया ये? यस और नो लिखो। रिपीट कर सकता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखो यस और नो। ठीक है। तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिजेक्शन। और मतलब ये इतना इजी, मैं फॉरगॉट लेटर्स नॉट, क्या गौतम सब थोड़ा रिपीट कर सकते हो क्या, या फिर अनम्यूट भी कर सकते हो, कुछ भी। हेलो सर, रिजेक्शन जो लेटर है वो उसका कोई वैलिड नहीं होता है बाद में? नहीं नहीं, मैं बोल रिपीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ओके। तो रिजेक्शन लेटर पहले आया ना गौतम। यस। हाँ, तो उसके 3 दिन बाद एक्सेप्टेंस लेटर आया, राइट। यस। हाँ, तो तुम्हारा तो रिजेक्शन उस टाइम ही हो गया ना। तो 3 दिन बाद जो एक्सेप्टेंस लेटर आता है उसका कोई वैलिडिटी ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो रिजेक्ट ही कर दिया पहले। समझ आया? यस सर। अच्छा। अब मतलब थोड़ा और समझता है इसको, कि सोचो जो रिजेक्शन लेटर आना था वो मतलब किसी भी कारण डिले हो गया, और एक्सेप्टेंस लेटर पहले आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ये एक्सेप्टेंस होगा या रिजेक्शन, कौन सा? टाइप करो चैट बॉक्स पे। सोचो रिजेक्शन लेटर डिले हो गया कोई भी कारण से, और एक्सेप्टेंस लेटर पहले आ गया, तो क्या होगा? एक्सेप्टेंस होगा या रिजेक्शन? गौतम टाइप करो चैट पे, क्या होगा यहाँ पे? एक्सेप्टेंस, हाँ, क्योंकि यहाँ पे पहले एक्सेप्टेंस आ गया। फिर 2-3 दिन बाद अगर रिजेक्शन लेटर आता है उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहा, क्योंकि ये तो खुद एक्सेप्ट कर गया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। यही इंपॉर्टेंट जगह है, यही मजा है, कि जो लेटर पहले आएगा उसको ही हम पहले डील करेंगे, उसके बाद वाला हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन वैलिड हो गया। तो ये रहा मोरलेस मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। मैं एक टर्म बोल के एंड करूंगा आज का क्लास, कंसेंसस एड आइटम। किसी ने सुना है पहले ये टर्म, कंसेंसस एड आइटम? नो, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट एक टर्म होता है, और मतलब ये आपको बहुत जगह पे मिलेगा लॉ में, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज है। तो कंसेंसस मतलब इक्वल, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ तुम भी वो सोच रहे हो। कि पुराने वाले इलस्ट्रेशन ही लेते हैं, कि 23rd में तुम्हें मिलना है। तुम तुम्हारे दोस्त को कॉल करते हो और बोलते हो, तुम्हारा दोस्त अग्री करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त भी सोच रहा है कि एक 23rd में तुम्हें मिलेगा, और तुम भी सोच रहे हो कि 23rd में उसे मिलना है। तो क्या हुआ, दोनों का माइंड वो सेम हो गया ना, दोनों ही सेम चीज सोच रहा है। यस और नो टाइप करो। दोनों आदमी सेम चीज सोच रहा है, तो इसे ही सिंपली कंसेंसस एडाइडम बोलता है, कि दोनों आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उन दोनों आदमी को सेम चीज सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोच रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं होगा। क्योंकि सोचो, मैं आज अगर बोलता हूँ तुमको कि मुझे एक सामान चाहिए, और तुम मुझे कोई और एक ही सामान देते हो दुकान पे, तो क्या यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ? क्या हम दोनों सेम सोच रहे हैं? कि मैं एक शॉप में जाता हूँ एक पेन खरीदने के लिए, बट दुकानदार मुझे एक पेंसिल देता है। तो क्या हम दोनों यहाँ पे सोच रहे हैं क्या सेम, दुकानदार और मैं? कि यस और नो? नो, क्योंकि मुझे पेन चाहिए था और वो आदमी दे रहा है मुझे पेंसिल। तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ। तो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है, या फिर अग्रीमेंट फॉर्म हो सकता है?
क्या लगता है, अग्रीमेंट फॉर्म हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों आदमी को सेम चीज सोचना पड़ेगा। ये होता है कंसेंसस एड आइटम, और ये मतलब सबसे एसेंशियल चीज है। और इस पे बहुत सारे केसेस भी है, बहुत प्रॉब्लम भी होता है इसके अंदर कि दोनों चीज मतलब दोनों सोच नहीं रहे। आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि एक्स गोज टू बाई अ हॉर्स कॉल्ड, मतलब कुछ भी नाम दे दो, एक्स गोज टू बाई अ हॉर्स नेम्ड वाई, but the when you are going to buy that horse, the other person has a horse, has a car named y। मतलब देखो, तुम किसी के पास मतलब एक घोड़ा खरीदने जा रहे हो, उसका उस घोड़े का एक नाम है, बट उस नाम से उसके पास एक कार है। तो वो सोच रहा है कि तुम कार खरीदने आए हो, बट तुम सोच रहे हो कि घोड़ा खरीदने आए हो। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ? क्या यहाँ पे कंसेंसस आइडियम हुआ? नहीं, राइट? तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंसस एडाइडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई क्वेश्चंस है क्लास के लिए, आज के क्लास से? सर, if A sent an offer to B and B gets agree with that and he forgot to post the letter back to E, नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है ना। तुम मन ही मन सोच नहीं सकते हो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तुम्हें उसको भी बोलना पड़ेगा कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। नहीं तो मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही फॉर्म नहीं होगा कभी भी। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन है? कुछ भी इन जनरल, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब क्लैट प्रिपरेशन के लिए कुछ भी? ठीक है, देन आज हम लोगों ने ऑफर्ड एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट कर लिया। तो मतलब क्विक रिकैप देता हूँ। हम लोग स्टार्ट किया आज के क्लास की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इम्पोर्टेंस क्या होता है, कितने सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में क्या है, हम लोग कौन से चैप्टर्स पे फोकस करेंगे वो भी बोला मैंने। मैंने ये भी बोला कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, आप लोग सभी लोगों ने लिख लिया होगा शायद। और पहला इंग्रेडिएंट आज जो हम डिस्कस किया एट लेंथ है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। उसमें हम लोग डिस्कस किया ऑफर क्या होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है, काउंटर ऑफर क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, और रूल्स क्या होता है कि कब जाके कौन ऑफर वैलिड होगा, कब जाके एक्सेप्टेंस वैलिड होगा। तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास सेंड कर सकते हैं। सर, इफ यू हैव नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म प्लीज अपलोड। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा हमारे टीम को देने के लिए। हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होता है ना, सब सब इसके बेसिस पे ही होता है। और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस भी छोड़ दो, हम डे टू डे ले हम डे टू डे लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। आप जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप जब मतलब ग्रोसरी शॉप्स में जा रहे हो, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। सब जगह आप लोग मतलब विदाउट एनी नॉलेज आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोग के लाइफ में जरूर आता है, बट ये आप लोग पहले बार मतलब फॉर्मली पढ़ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये रहा आज के लिए, इतना ही। ख्याल रखिएगा सब, मन लगा के पढ़िएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं ऑलवेज। और चलिए, गुड बाय।